हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के बारे में, जिसका आज लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा एफ ब्लॉक के तत्व, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतः संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। साथ में हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है, दो श्रेणी में बांटा गया है, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। तो आज हम बात करने वाले लेंथेनॉइड श्रेणी के बारे में, लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। साथ में बात करेंगे लेंथेनॉइड तत्वों की विशेषताएं और इसके यूज के बारे में भी बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ तो बेटा, हम अगर बात करें कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो हमने बताया था कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करता है उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्योंकि एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणी है, तो आवर्त सारणी में हमने एफ ब्लॉक के तत्वों को नीचे स्थान दिया है बेटा, सारणी में नीचे स्थान दिया है, दो पंक्तियों में नीचे स्थान दिया है। ऊपर वाली पंक्ति को हमने कहा बेटा लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड राइट, और नीचे वाले को कहा हमने एक्टिनॉइड। ये बात आप जानते होंगे, एक्टिनॉइड। भाई लेंथेनॉइड क्यों कहा? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो लेंथेनम के बाद आते हैं, लेंथेनम से शुरू होते हैं, इसलिए इनको हमने लेंथेनॉइड कहा। साथ में अगर आपको पता हो कि लेंथेनम की जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, वही लेंथेनॉइड्स की भी है। तो चूंकि ये लेंथेनम से प्रॉपर्टी में भी समानता शो करते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड या फिर लेंथेनॉन भी कहते हैं। बात क्लियर है बेटा? दूसरी हमने कहा इनको एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं और एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं, मतलब एक्टिनियम से प्रॉपर्टी में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिस कारण इनको हम एक्टिनॉइड कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने लेंथेनम को भी सी के साथ रख रखा है, एक्टिनियम को भी सी के साथ रख रखा है। तो जो लेंथेनम है बेटा, हमारा जो लेंथेनम है बेटा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे एक्टिनियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। हमने क्यों साथ रख रखा है? क्योंकि लेंथेनम इनसे प्रॉपर्टी में समानता शो करता है, एक्टिनियम इनसे प्रॉपर्टी में समानता शो करता है, इसलिए इनके साथ रख रखा है। लेकिन एक्चुअल में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू हो रहे हैं बेटा? सीरियम से शुरू हो रहे हैं, 58 से शुरू हो रहे हैं, ल्यूटीशियम तक जा रहे हैं। ऐसे ही एक्टिनॉइड में हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां शुरू हो रहे हैं? थोरियम से शुरू हो रहे हैं बेटा, और लॉरेंशियम तक जा रहे हैं। 14 एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनॉइड्स में, 14 ही एलिमेंट्स आते हैं बेटा एक्टिनॉइड्स में। तो आपको बताना चाहिए आवर्त सारणी में हमने इनको नीचे रखा है। कहां रखा है? लेंथेनॉइड को लेंथेनम के साथ, एक्टिनॉइड को एक्टिनियम के साथ रखा है नीचे दो सीरीज के अंदर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें एफ ब्लॉक तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व, तो ध्यान से सुनो बेटा, अंतः संक्रमण तत्व की अगर मैं बात करूं, अंतः संक्रमण तत्व की ध्यान से सुनना बेटा। उसके लिए हम संक्रमण तत्व की अगर मैं बात करूं, संक्रमण तत्व की, तो मैंने कहा था संक्रमण तत्व क्या है बेटा? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोश में प्रवेश करता है, n-1 डी उपकोश में प्रवेश करता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे? इसका मतलब वो इनके भी अंदर है, इनके भी अंदर है। अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे? जो संक्रमण के भी अंदर हो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन के भी अंदर, बस ट्रांजिशन के भी अंदर, मतलब इससे भी एक पहली कक्षा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं n- क्या बोल सकता हूं बेटा? n-2 f। तो ऐसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता हो? n-2 f कोश में एंटर करता हो, उन्हें हम f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। n-2 f उपकोश में। अब n-2 f उपकोश में, और उसके बाद मेरे पास कौन मिलेगा? n-1 d मिलेगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? ns मिलेगा। f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 14। तो n-2 f 1 से 14, यहां पर n-1 d हमारा 0 से 1 होगा, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब एक भी नहीं होगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और ns में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो हमारे पास इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है? n-2 f 1 से 14, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n-1 d 0 से 1, d में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ns2
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो आपको बताना चाहिए भाई एफ ब्लॉक तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? सिंपल भाई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि भाई अंतः संक्रमण तत्व ना संक्रमण के भी अंदर है। संक्रमण का इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करा था? n-1 डी उपकोष में, n-1 डी उपकोष में, याद है ना कुछ? तो ये तो संक्रमण के भी अंदर है, तो इसमें एक और अंदर कक्षा जाओगे तो n-1 के अंदर कौन होगा? n-2। तो ऐसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है उनको हम f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2 f1 से 14 n-1 d07 ns2। अच्छा, इनको हम अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखो इनकी बाहर की 3 कक्षा इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है या फिर रिक्त होती है। कौन सी? लास्ट वाली कक्षा भी इनकम्प्लीट है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। n-1 डी कक्षा भी इनकम्प्लीट है और n-2 भी कक्षा क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। अगर मैं संक्रमण में कहूं तो ns इनकम्प्लीट होगी और n-1 डी इनकम्प्लीट होगी। तो संक्रमण तत्व में 2 कक्षा इनकम्प्लीट होती है, जबकि अंतः संक्रमण तत्वों में 3 कक्षा इनकम्प्लीट होती है, जिस कारण इनको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी 2 सीरीज है, एक तो हमारे पास 4f और एक हमारे पास 5f। 4f सीरीज को हम लेंथेनॉइड बोलते हैं और 5f सीरीज को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। 4f को हम लेंथेनॉइड और 5f को हम एक्टिनॉइड कहते हैं। क्लियर है बात बेटा? डेफिनेशंस देखते हैं। f ब्लॉक के तत्व ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कोश में प्रवेश करता है f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की बाहरी 3 कक्षा रिक्त होती है, खाली होती है, अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए इनको हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। सभी अंतः संक्रमण तत्व धातु है, सभी के सभी मेटल हैं बेटा। इन तत्वों का प्रतीक Ln है। जितने भी लेंथेनॉइड्स एलिमेंट होंगे उनको डिनोट किससे करेंगे? हम Ln से डिनोट करेंगे। किससे बेटा? Ln से। ध्यान रखना, इन तत्वों का प्रतीक Ln होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n-2 f1 से 14 n-1 d07 ns2 होता है। एक्चुअल में यहां पर ये मिस्टेक हो गई बेटा, ये वाला लाइन यहां मत लिखना, ये काट देना। इसमें क्यों काटना है बेटा? क्योंकि एफ ब्लॉक को का सिंबल Ln नहीं होता, लेंथेनॉइड का सिंबल Ln होता है। तो लेंथेनॉइड में डालेंगे हम इसको, इनका सिंबल Ln लेंथेनॉइड में, राइट? तो यहां से काट लेना, क्योंकि यहां तो हम एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, तो ये लाइन मत लिखना इसके अंदर, ठीक है बेटा? ये मत लिखना। अच्छा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n-2 f1 से 14 n-1 d07 ns2 होता है, राइट? आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी, मतलब एक्टिनॉइड सीरीज। तो 2 श्रेणियां ज्ञात हमें, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। आज हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर्टी और हर एक बात डिटेल में। इसके बाद शायद इसमें और कुछ नहीं बचेगा, जो मैं बताऊंगा हर एक बात को डिस्कस करूंगा। किसके बारे में? लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। एंड होगा इस लेक्चर का इस टॉपिक के ऊपर। क्लियर है बात बेटा? ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा लेंथेनॉइड श्रेणी या फिर लेंथेनॉइड, जिन्हें हम लेंथेनॉन भी कहते हैं। हमने आपसे कहा था भाई ऐसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में एंटर करेगा, 4f उपकोष में प्रवेश करेगा, उनको हम क्या कहने वाले हैं? लेंथेनॉइड कहने वाले हैं। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? 4f उपकोष में जाएगा। कहां से कहां तक आते हैं? सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक 14 तत्व आते हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं। सीरियम 58 से कहां तक? सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व आते हैं। लेंथेनम को भी हमने इन्हीं के साथ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि लेंथेनम के बाद ये तत्व आते हैं, इनको हमने लेंथेनॉइड का। और लेंथेनम की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वही गुण इनके हमारे पास लेंथेनॉइड के होते हैं, इसलिए हम इनको बेटा लेंथेनॉन भी कहते हैं। प्रॉपर्टी में समानता शो करते हैं, इसलिए लेंथेनम को इन्हीं के साथ रखा गया है।
अब इनका जो सिंबल होता है सभी लैंथेनॉइड का, चाहे वो एलएन हो या फिर ये सीरियम से ल्यूटीशियम तक हो, इन सब का सिंबल क्या होता है? एलएन होता है। तो यहां लिखेंगे हम इसको, इन सब का सिंबल एलएन होता है। इनको बेटा रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, दुर्लभ मर्दा धातु भी कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं। हमने देखा इस श्रेणी में सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक 14 तत्व सम्मिलित है, 14 एलिमेंट्स है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ये तत्व आवर्त सारणी में लैंथेनम का एले का अनुसरण करते हैं तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। भाई लैंथेनम से, लैंथेनम की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इनकी होती है, इनसे इनकी प्रॉपर्टी समानता शो कर रहे हैं। अच्छा, जिस कारण इन्हें लैंथेनॉइड या फिर दुर्लभ मृदा धातु रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर एक एलिमेंट्स आता है हमारे पास प्रेसियोडाइमियम पिया। ये एलिमेंट्स हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव है। ये मेरा रेडियो एक्टिव है। तो आपसे पूछ सकते हैं बेटा कि हमारे पास लैंथेनॉइड्स के अंदर कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होता है? लैंथेनॉइड के अंदर एक तत्व ऐसा है प्रेसियोडाइमियम पीआर, जो लैंथेनॉइड के अंदर जो रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा कोई भी इनमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रेसियोडाइमियम पीआर को छोड़कर बाकी सभी तत्व हमारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, इसे छोड़कर बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लो। तो पीआर हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है, इसे छोड़कर बाकी कोई भी इस श्रेणी में रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। बात करते हैं लैंथेनॉइड की विशेषताएं। और लैंथेनॉइड की विशेषताएं में सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। भाई लैंथेनॉइड की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो पढ़ ही लोगे आप। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अभी हमने देखा था कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f1 से 14, n-1d 0 से 1, ns2, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं लैंथेनॉइड की। किसकी? लैंथेनाइड की। और जब मैं लैंथेनाइड की बात करूंगा तो लैंथेनाइड 4f, इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। इसका मतलब मेरे पास जो n-2 है ये 4 होगा। तो अगर ये 4f 1 से 14 है तो ये एक कम, अगर 2 कम अगर ये है तो ये एक कम, ये 5 होगा, फिर 5d 0 से 1 होगा, और ये फिर एक ज्यादा तो ये क्या होगा? 6s2 होगा। तो लैंथेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है? 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हो बेटा लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। क्लियर है बात? अब हम यहां पर बना भी लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जानते हो यही से चीजें सारी समझ में आएंगी आपको। तो ट्रिक देख लेते हैं हम इसकी। ट्रिक वैसे तो आगे मैंने दिखा रखा है, लेकिन यहां हम लर्न कराएंगे, चीजों को सिखाएंगे। आगे टेबल भी है हमारे पास। ट्रिक में हम बात करें सेरिना परसो न्यू प्रोजेक्ट सबमिट यूरोप गई। सेरिना जो है वो परसों न्यू प्रोजेक्ट सबमिट करने यूरोप गई, राइट। क्या प्रोजेक्ट था भाई? टेरिबल डिजीज हो इरेज थीम ये लिया। भयानक जो बीमारी है वो खत्म, थीम ये लिया। अब ध्यान सुनना, ट्रिक के थ्रू यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिंबल की। नाम हम टेबल से देख लेंगे। सिंबल की बात करें, सिंबल की सेरिना का सिंबल होगा सीई। सेरिना का सिंबल होगा हमारा सीई, ध्यान से देखना बेटा, सीई। ओके,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है तो हम यहाँ पर सिंबल दिखा देते हैं ऐसे, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, स्टेरिना का सिंबल होगा हमारा Ce, प्रेसियोडायमियम का Pr, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा देते हैं, और नियोडायमियम का बेटा हमारे पास Nd, नियोडायमियम, प्रोमीथियम का Pm, सेमेरियम का Sm, यूरोपियम का Eu, राइट, ध्यान से देखना बेटा, Eu, हटाओ इन्हें, EU, यहां देखो बेटा, गई मतलब गैडोलिनियम, GD, गैडोलिनियम, टेरिबल मतलब टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, ये जो का तू रहेगा, इर्बियम, ER, थूलियम, TM, राइट, और ये मतलब यटरबियम, ल्यूटीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बात करते हैं सीरियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 4f1, 5d1, 6s2, 4f1, 5d1, 6s2, क्योंकि इससे पहले जब हम लेंथेनम पर जाते हैं 57 पर, तो ये आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है बेटा जीनॉन 5d1, 6s2। अब 5d1 के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 58 का, ये 58 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 59 है बेटा, इसका 60 है, यानी कि 60 है, 61, 62, 63, ये हमारा क्या होगा 64, 65, 66, 67, 68, 69, और ये हमारा क्या होगा बेटा 70, और ये 71, राइट। तो जो हमारे पास 58वां इलेक्ट्रॉन है वो F में जाएगा, एंटर करेगा, ये तो हमारे पास 57 है ना बेटा, 58वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4f में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4f1, 5d1, 6s2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों की जो एनर्जी गैप है, इन तीनों की जो उपकोशों में एनर्जी गैप है वो भी बहुत कम है, और एनर्जी गैप होने की वजह से ये जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है बेटा 4f में आ जाता है। तो प्रेसियोडायमियम में होना चाहिए था 4f2, 5d1, 6s2, लेकिन होता क्या है कि जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा 4f में आ जाएगा, तो यहां जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो ये 4f3 हो जाएगा बेटा, और 6s2, 4f3 और 6s2। डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर कर गया 4f के अंदर, एनर्जी गैप कम होने की वजह से। नियोडायमियम में सेम 4f4, 6s2, यहां पर 4f5, 6s2, यहां पर हमारे पास क्या होगा 4f6, 6s2, यहां पर हमारे पास क्या होगा 4f7, 6s2। अब यूरोपियम देखो 4f7, 6s2, अगर मैं यहां पर गैडोलिनियम पे आऊंगा तो 4f8, 6s2 ये बनेगा। अब आप जानते हो जो हमारे पास F है वो F7 स्टेबल होता है और F14 भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। आप जानते हो ना फुल फील्ड स्टेबल है और हाफ फील्ड स्टेबल है, फुल फील्ड स्टेबल है बेटा और हाफ फील्ड स्टेबल है, दो ही तो केस में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड, इसलिए यहां पर ये फुल हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर कर जाता है स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। तो 4f7, 5d1, 6s2, 4f7, 5d1, 6s2। जब हम ये टर्बियम सॉरी जब हम टर्बियम पर आते हैं तो यहां पर क्या होता है कि अब फिर से अगेन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये 4f9, 5d0, तो 5d0 क्या दिखाओ 4f9, 5d0, सॉरी 4f9, 5d0 नहीं दिखा रहे, हम सीधा 6s2 पे जाएंगे। डी का इलेक्ट्रॉन खींच ले क्योंकि स्टेबिलिटी थी इसलिए डी में चला गया, अब स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो डी का भी इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा एफ में आ जाएगा। नेक्स्ट 4f10, 6s2, यहां पर देखो होल्मियम में 4f11, 6s2, यहां पर बेटा इर्बियम में 4f12, 6s2, यहां पर देखोगे 4f13, 6s2। यटरबियम पर आओ बेटा 4f14, 6s2, 4f14, 6s2, राइट।
अब यहां पर जब आओगे तो 4f14 तो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी में जाएगा, तो 5d16s2। अब थोड़ा जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना बेटा। एक तो हम आपको देखना है सीरियम में, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक सीरियम देखना है आपको, एक यूरोपियम देखना है बेटा आपको, और एक आपको देखना है बेटा कौन कौन देखना है, ये देखना है बेटा हमारे पास, और एक ल्यूटेशियम। ठीक है, यहां पर ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो टर्बियम। अब होता क्या, ध्यान सुनना, होता क्या है हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है इन सब की जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5d से या फिर 4f से निकालेंगे, तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये 4f7 में रहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा, इसलिए ये EU डाई पॉजिटिव में रहेगा, करेगा तो ट्राई पॉजिटिव शो, लेकिन हमारे पास ये +2 भी शो करेगा। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो +2 भी शो करेंगे, +4 भी शो करेंगे। तो इसलिए आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर मैं फोकस कराऊंगा इन एलिमेंट्स के अंदर। मैं कहूंगा सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, यूरोपियम का ये होता है, टर्बियम का ये होता है बेटा, या टर्बियम का ये होता है, ल्यूटेशियम का ये होता है, ये मैं मेंशन कराऊंगा ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को समझा सकूं, राइट। और आप जानते हो कि इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर भी मैं बता रहा हूं जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, दिमाग में डाल लो, सभी के सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहां से करते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो लास्ट वाली s से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5d से निकलेगा या फिर 4f से निकलेगा। बाकी कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। जैसे सीरियम पर फोकस करो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 6s से, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा 5d से और 1 इलेक्ट्रॉन 4f से। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये +4 शो करेगा। यूरोपियम पे हो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f7 में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो ये +2 शो करेगा। या टर्बियम पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f14 में आ जाएगा तो +2 शो करेगा। ल्यूटेशियम पर आओ 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर +3 शो करेगा, +3 तो सभी शो करेंगे। टर्बियम पे आओ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 2 यहां से निकालो तो 4 निकालते ही 4f7 में आ जाएगा, +4 स्टेट शो करेगा। तो कुछ एलिमेंट्स +4 भी शो करेंगे और कुछ एलिमेंट्स +2 भी शो करेंगे। सभी के सभी कौन से शो करते हैं, +3 शो करते हैं, मतलब इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं बेटा। तो ये रहे हमारे पास, देख सकते हो एटॉमिक नंबर है बेटा यहाँ, और नेम है, नाम क्या है, सिंबल है, साथ में अब आपको एलएन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, एलएन का, एलएन डाई पॉजिटिव, एलएन ट्राई पॉजिटिव का, आपको सिर्फ एलएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, डाई ट्राई का मैं बता ही दूंगा आपको। फिलहाल ध्यान से देखो बेटा, एटॉमिक नंबर 57, 58, 59, 57 लेंथेनम का होता है, आपको बताइए। स्टीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ठीक है, हॉल्मियम बेटा, अर्बियम, थुलियम या टर्बियम, ल्यूटेशियम, राइट। सिंबल आपके सामने मैंने दिखा भी दिया, सिंबल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना के दिखा दिया। अगर मैं बात करूं लेंथेनम का तो 5d16s2 होता है, स्टीरियम का 4f1 5d16s2, प्रोसियोडाइमियम का बेटा d का 1 इलेक्ट्रॉन 4f में आ गया तो 4f3 6s2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ये टेबल में आप आराम से बना सकते हो अपने नोट्स में। नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। विशेषताओं में दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनॉइड के सामान्य लक्षण, और सामान्य लक्षण में अगर हम बात करें बेटा तो आप देखो ये सभी धातुएं जो होती है वो मुलायम तथा चांदी की तरह सफेद चमकीली होती है। जैसे हमारे पास सिल्वर होता है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो ये चांदी की तरह क्या होते हैं बेटा, चमकीली होते हैं। इनके जो रस्टिंग, अगर ये वायु के कांटेक्ट में आ जाए तो रस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कोरोजन जिसे हम बोलते हैं, कोरोजन बहुत तेजी से होता है, और एक भूरे रंग की बेटा लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। तो वायु में रखने पर इनकी सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है, ये बात आपको बताओ। तीसरा बात, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इनमें धातु में कठोरता में वृद्धि होती जाती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से इनकी जो मेटल्स है, मेटल जो है उनमें कठोरता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा परमाणुओं के बीच, जिस कारण वो कठोर होते जाएंगे। तो याद रखना,
परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इनमें कठोरता भी बढ़ती जाती है। चौथा पॉइंट देख सकते हो, ये धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इसमें धारा का भी प्रवाह होता है और ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। क्लियर बात बेटा। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, परमाणविक तथा आयनिक आकार, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ध्यान से सुनना बेटा, यही हमारे पास आज हम यहीं पे सीखने वाले हम लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है कि लेंथेनॉइड के परमाणु और आयनिक आकार का घटना, लेंथेनॉइड के परमाणु और आयनिक आकार का घटना, इसी घटने को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड संकुचन जो कि आप जानते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पास होता क्या है, परमाणु आकार की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार कहलाता है, परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार कहलाता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार कहलाता है। ध्यान से सुनना, अगर बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन पास आएगा और आकार छोटा हो जाएगा। अगर ये नाभिक का आकर्षण कम हुआ, कम होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा नाभिक से, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो ये आकार बढ़ जाएगा। तो नाभिक का आकर्षण अगर बढ़ रहा है तो आकार घटेगा, नाभिक का आकर्षण अगर घट रहा है तो फिर आकार बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है बेटा, सुनने वाली बात यह है बेटा कि हमारे पास ये जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर Z इफेक्टिव लगता है, नाभिक का आकर्षण बल लगता है, नाभिक का आकर्षण बल लगता है। अब इससे पहली वाली जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पहले वाली जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुनना, इससे पहले वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं इस बात को, फिर भी बात कर रहे हैं। और इसी प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। इसी प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं बेटा, परिरक्षण प्रभाव। क्या परिरक्षण प्रभाव, कि जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में उपस्थित, उससे पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। मतलब अगर बेटा इस पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पर, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ तो नाभिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा। और अगर इन इलेक्ट्रॉनों का इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, साइज बढ़ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आकर्षण ज्यादा है या फिर प्रतिकर्षण ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बात करता हूं परिरक्षण प्रभाव के बारे में। परिरक्षण प्रभाव, ध्यान से सुनना बेटा, दो फैक्टर हैं परिरक्षण प्रभाव के। कोशों की संख्या अगर बढ़ेगी, कोशों की संख्या अगर बढ़ेगी तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा। कोशों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है भाई, सुनो सुनो, मेरे पास ये एक कक्षा है, ये 3 कक्षा है, इस पर नाभिक का आकर्षण लग रहा है। अब इससे पहले वाली कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितने भी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे, मतलब परिरक्षण प्रभाव लगा रहे। तो कहने का मतलब ये कि कितनी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, 2 कक्षा के। अगर मैं यहां पर कक्षा बढ़ा दूं 1 2 3 4, अब मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितने कक्षा के इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन। कितनी कक्षा के, जल्दी बताओ, 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो भाई परिरक्षण प्रभाव जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, बताओ परिरक्षण प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन उतना दूर जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो परिरक्षण प्रभाव चूंकि कोशों की संख्या बढ़ने से बढ़ रहा है, परिरक्षण प्रभाव, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस पे प्रतिकर्षण बल लगा, मतलब परिरक्षण प्रभाव 2 कक्षा के कारण है। यहां पर 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस पर परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, 1 2
3, ये 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस पर परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, और अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो फिर साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो आकार घटेगा, आकार घटेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा उपकोष की प्रकृति। उपकोष की प्रकृति, ये ध्यान देना बेटा, उपकोष की प्रकृति। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में है, कहा ये एस में, तो एस के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, पी के इलेक्ट्रॉन से पी का ज्यादा होता है, डी के इलेक्ट्रॉन से डी का ज्यादा होता है एफ के इलेक्ट्रॉन से। मतलब एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, बहुत कम, वेरी लेस, या पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग पावर है बहुत ही कम है। शील्डिंग पावर मतलब परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है, परिरक्षण प्रभाव। मतलब यह है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर है तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण है वो बहुत कम होगा, और अगर प्रतिकर्षण बहुत कम होगा तो फिर आकर्षण ज्यादा होगा, जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, मैं सीरियम पर आता हूं। सीरियम पर 58 क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 4f1 5d1 6s2। मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर यहां पर कितना है? 6। इसका मतलब इसके अंदर कितनी कक्षाएं हैं भाई? 6 कक्षा। सीरियम के बाद आया बेटा प्रेसियोडाइमियम 59 4f3 6s2। अभी भी कितनी कक्षा है? 6। अगर मैं बात करूं नियोडाइमियम की 60, क्या आएगा? 4f4 6s2। कितनी कक्षा है? 6 कक्षा। इसका मतलब इन्हीं के अंदर, इन सब के अंदर कक्षाओं की संख्या क्या है? समान है। कोशों की संख्या क्या है? समान है। अगर कोशों की संख्या समान होगी, अगर कोशों की संख्या समान होगी, इसका मतलब कोशों की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ रहा था, जिससे हम कह रहे थे कि साइज बढ़ रहा था। बट यहां पर तो कोशों की संख्या समान है, मतलब मैं कोशों की संख्या के अकॉर्डिंग तो देख नहीं सकता परिरक्षण प्रभाव को। तो फिर कैसे देख सकते हैं? हाँ, अभी मैंने बताया था दूसरा फैक्टर कि ये इलेक्ट्रॉन जा कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जा कह रहा है। जब आप देख रहे हो तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन 6s में जा रहा है क्या? बताओ, नहीं ना। कहां जा रहा है? 4f के अंदर। कहां जा रहा है बेटा? नोट करो बात को, हर एक बात को नोट करो। कहां जा रहा है बेटा? 4f के अंदर। तो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये मेरा अगर 6s2 है, 6s2 है, और इन इलेक्ट्रॉनों पर नोट करो बात, इन इलेक्ट्रॉनों पर अगर बेटा नाभिक का आकर्षण है, Z इफेक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअस कहां जा रहा है? 4f में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? कंटिन्यू 4f में जा रहा है, ये रहा। अब इलेक्ट्रॉन जाने से प्रोटॉन भी जा गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है बेटा? प्रतिकर्षण बल। क्या लगाता है? प्रतिकर्षण बल, जो कि परिरक्षण प्रभाव है। अब इसका परिरक्षण प्रभाव तो कम है। प्रोटॉन आने से Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, देखो सुनो, अच्छे सुनो, 2 इफेक्ट है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन पर 2 इफेक्ट लग रहा है। एक तो नाभिक से अपनी तरफ को खींच रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो F के इलेक्ट्रॉन है वो इसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रतिकर्षण क्षमता कम है। कम होने की वजह से ये इसको प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा, ज्यादा होने की वजह से ये इसको आकर्षित कर लेगा। आकर्षित करेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। आने वाला फिर प्रेसियोडाइमियम में जाओ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक और प्रोटॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने से परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 4f में जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि f के इलेक्ट्रॉन की परिरक्षण क्षमता बहुत कम होती है। f के इलेक्ट्रॉन की परिरक्षण जो प्रभाव है वो बहुत कम है। परिरक्षण बहुत कम है, परिरक्षण का मतलब प्रतिकर्षण करने की क्षमता बहुत कम है। और अगर प्रतिकर्षण नहीं लगाएगा तो प्रोटॉन आने से इस पर आकर्षण बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और साइज और छोटा हो जाएगा। तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, कंटिन्यू प्रोटॉन आते जाएंगे, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, कंटिन्यू प्रोटॉन आते जाएंगे, और साइज क्या होता जाएगा? सिकुड़ता जाएगा,
संकुचित होता जाएगा, और इसी घटना को बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन, क्योंकि लेंथेनॉइड के कारण ऐसा हो रहा है। ये लेंथेनॉइड ही तो है, लेंथेनॉइड के कारण साइज सिकुड़ता जा रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। तो देखने वाली बात यह है बेटा कि हमारे पास जो लेंथेनॉइड के एलिमेंट है, इनके जो परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। घटना कारण क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जा रहा है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता जा रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। दूसरी ओर हमने अब देखा कि इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जा रहा है, और एफ की जो परिरक्षण क्षमता है, यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव है, वो बहुत कम है। करना तो चाह रहा है प्रतिकर्षित, पर ये कर नहीं पा रहा, परिरक्षण प्रभाव कम है। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से कंटिन्यूअस इसका नाभिक आकर्षण बल बढ़ता है, जिस कारण साइज कंटिन्यूअस छोटा होता जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा, लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु तथा आयनिक आकार दोनों ही कम होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक के आवेश भी बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिक के आवेश भी बढ़ता है, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचते हैं। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर खींचते हैं, अतः आकार कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। परंतु भीतर के कक्षकों में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का, जो भीतर के कक्षक है ये वाले, प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षण प्रभाव है, प्रभाव आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये जो हमारे पास भीतर कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो इसको आकार के बढ़ाने का काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल कर दूं, आकार बढ़ा दूं। बट ध्यान सुनो, क्योंकि यह नाभिक के आकर्षण बल के विपरीत होता है, नाभिक का आकर्षण अपनी तरफ को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अपोजिट लग रहा है। अब सुनो, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, नाभिक। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को खींचेगा, परंतु यह प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल से कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4f कक्षकों में भरे जाते हैं। बस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। देखते हैं लेंथेनॉइड संकुचन को भी। लेंथेनॉइड संकुचन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, भाई कंपटीशन के बेसिस पर भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। चेक करो, मैंने क्या कहा, लेंथेनॉइड में लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। इसे ही लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड अंकुचन कहते हैं। जैसे जैसे लेंथेनम से हम ल्यूटेशियम तक जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है नया वो 4f में जा रहा है, f की परिरक्षण पावर कम है, जिस कारण z इफेक्टिव बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और साइज घटता जाता है। तो जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, आकार वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं लेंथेनॉइड संकुचन, राइट। कारण क्या है भाई, कारण आपको बता दिया मैंने। एक लाइन में अगर कारण की बात करें तो आप कहोगे भाई f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग के कारण, पुअर परिरक्षण प्रभाव के कारण, f इलेक्ट्रॉन के पुअर यानी कि बहुत कम परिरक्षण प्रभाव के कारण, ये बात कह सकते हो। ध्यान देखो, लेंथेनॉइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ना जाकर 4f उपकोष में प्रवेश करता है, बाहर ना जाकर 4f में जा रहा है, क्योंकि f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे परमाणु तथा आयनिक आकार संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। देख भी सकते हो बेटा, ये मेरे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियस है जो कि यहां से बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर, और यहां मेरे पास एटॉमिक नंबर है 57, 58, 59, 60, 61, 62 इस तरीके से। और आप देख रहे हो कि लेंथेनम की हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस थी वो ये थी, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, रेडियस कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज करती जा रही है। रेडियस कंटिन्यूअस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, रेडियस क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज करती जा रही है, घटती जा रही है। इस रेडियस का घटना, इस त्रिज्या का घटना या साइज का घटना, यही क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड संकुचन कहलाता है। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप देख सकते हो, पहला प्रभाव है समान परमाणु आकार। हमने बात करी थी 4D और 5D संक्रमण श्रेणी की, और मैंने कहा था इनके साइज लगभग सेम हो जाते हैं,
और इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जिरकोनियम का जो साइज है वो लगभग बराबर हो जाता है हाफ नियम के। इसका कारण क्या बताया था? लैंथेनॉइड संकुचन। तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण हमारे पास जो 4D और 5D है इनके आकार लगभग क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, साइज सेम हो जाते हैं। तो ये बात हमने आपको वहां पर भी बताई थी। तो आप देख सकते हैं लैंथेनॉइड संकुचन के कारण जिरकोनियम 160 पीएम तथा हाफनियम 159 पीएम, ऐसे ही नियोबियम तथा टेंटोलम, इनकी जो त्रिज्या है वो सेम हो जाते हैं, इनके जो आकार है वो लगभग सेम हो जाते हैं। इस कारण इनके गुणधर्म भी लगभग समान होते हैं। तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है और इनके साइज भी लगभग सेम हो जाते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर होता है, किस कारण? किस कारण ऐसा होता है बेटा? लैंथेनॉइड संकुचन के कारण। दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं बेटा आपको कि हमारे पास सहसंयोजक गुण में वृद्धि, जैसे जैसे बेटा साइज छोटा होता जाता है, साइज जैसे जैसे छोटा होता जाता है उसके अंदर पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है, यानी कि ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाती है। कैसे भाई? मान लीजिए मेरे पास लिथियम है Li पॉजिटिव और एक है मेरे पास Na पॉजिटिव। आप जानते हो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। अगर मैं एक छोटे से आकार पर एक पानी की ड्रॉप डालूं, यानी कि एक मान लीजिए छोटी वाली बॉल है, जो गद्दे वाली बॉल होती है, वो आप समझ गए होंगे, वो छोटी सी बॉल है, उस पर एक ड्रॉप पानी की एक बूंद डालो और ऐसे फुटबॉल पे एक पानी की बूंद डालो, तो आपको बूंद पानी कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा दिखेगी? छोटी सी बॉल पे। बस यही कारण है कि जब छोटे से हमारे पास साइज होता है तो उस पर चार्ज ज्यादा फील होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फील होता है। बड़े साइज पे पॉजिटिव चार्ज कम फील होता है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास लेंथेनम है, इस पे ट्राई पॉजिटिव है और इसका साइज छोटा है, छोटा साइज है, तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फील होगा और अगर ये ज्यादा फील होगा तो किसी नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा और खींचने से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल कहां ले आएगा? बीच में ले आएगा। इलेक्ट्रॉन का बीच में आना, शेयरिंग हो जाना, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक। इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक, राइट। तो जैसे जैसे बेटा आकार छोटा होता जाता है उसके अंदर सहसंयोजक लक्षण बढ़ता जाता है और अगर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारीयता घटेगी। अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारीयता घटेगी। सहसंयोजक करैक्टर बढ़ने से अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है। ये बात दिमाग में डाल लो। इसलिए मैं कह सकता हूं बेटा कि जो लेंथेनम का क्षार होगा, लेंथेनम का जो क्षार होगा वो तो हमारा अधिक क्षारीय होगा, लेकिन जो ल्यूटीशियम का क्षारीय होगा, ल्यूटीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो कम क्षारीय होगा। तो आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी नोट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी देखना बेटा। लेंथेनम ट्राइपॉजिटिव से ल्यूटीशियम ट्राइपॉजिटिव तक आकार कम होने के कारण Li ऑक्सीजन आबंध में सहसंयोजक गुण बढ़ता है, शेयरिंग बढ़ जाती है। अतः LaOH का ट्राइपॉजिटिव यानी कि लेंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिकतम क्षारीय तथा LuOH का होता है ल्यूटीशियम ट्राइऑक्साइड न्यूनतम क्षारीय होता है। जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड में हम बाएं से दाएं चाह रहे हैं तो अम्लीयता गुण बढ़ता जा रहा है, क्षारीयता घटती जा रही है। क्लियर है बात? तो ये न्यूनतम क्षारीय होगा, लेंथेनम हमारा अधिकतम क्षारीय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकी घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो आप देख सकते हो बेटा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके घनत्व बढ़ते जाते हैं, फलस्वरूप इनमें कठोरता में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, तो सैमेरियम SM सबसे ज्यादा कठोर होता है, स्टील के समान कठोर होता है और इसी का जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। जनरली हम बात करते हैं कि लेंथेनॉइड की, तो लेंथेनॉइड का जो गलनांक होता है वो 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है, लेकिन जो हमारे पास सैमेरियम होता है इसका गलनांक 1623 केल्विन होता है। तो दिमाग में रखना ये बात बेटा। हाँ, सैमेरियम स्टील के समान कठोर होता है, इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के बीच होते हैं, परंतु सैमेरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा लेंथेनॉइड के अंदर कठोर कौन है? सैमेरियम। सबसे ज्यादा लेंथेनॉइड के अंदर किसका गलनांक होता है? तो सैमेरियम का। याद रहेगी बात? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयनन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है प्रथम, जिस कारण ये आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। चेक कर सकते हो बेटा। इन तत्वों की आयनन ऊर्जा निम्न होती है। लेंथेनॉइड की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान लगभग 600 किलोजूल प्रति मोल के निकट होता है।
इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान लगभग 1200 किलो जूल प्रति मोल होता है, जो कैल्शियम के समतुल्य, कैल्शियम के लगभग बराबर है। इसलिए याद रखना बेटा, जो हमारे पास लैंथेनॉइड होते हैं वो कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं, कैल्शियम के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है, फिर ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर ये किसकी तरह? एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये बात दिमाग में रखना। आगे चलते हैं बेटा। ऑक्सीकरण अवस्था, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, कि इनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि लैंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो याद रखना बेटा, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करंट +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं। मैंने वहां बताया भी था आपको कि +2 कौन शो करते हैं, +4 कौन शो करते हैं। जैसे मैं सीरियम की बात करूं तो +4 शो करता है, लेकिन याद रखना ये जो +4 शो करता है वो आना +3 में ही चाहता है, रहने +3 में चाहते हैं, क्योंकि सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जो +4 शो कर रहा है वो भी किस में आना चाहेगा? +3 में आना चाहेगा। तो जब वो +4 से +3 में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो काम किसका करेगा? ऑक्सीकारक का। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करते हैं वो एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। दूसरी ओर जो +2 में है वो हमेशा एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 में आना चाहेगा, क्योंकि आना +3 में चाहेंगे बेटा। और जब वो +3 में आना चाहेंगे एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो काम किसका करता है? अपचायक का। तो वो गुड रिड्यूसर होते हैं, वो एक अच्छे अपचायक होते हैं। तो +2 वाले अच्छे अपचायक है, +4 वाले अच्छे ऑक्सीकारक है। दिमाग में बात रखना। चलिए देखते हैं बेटा, लैंथेनॉइड तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी लैंथेनॉइड तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। स्थायी का हो या फिर सामान्य को, बात एक ही। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 6s के 2 एवं 4f या 5d के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तो 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 4f से या फिर 5f से निकलेगा। कुछ लैंथेनॉइड तत्व स्थायी विन्यास के कारण +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, तो मैंने कहा था यूरोपियम, EU, यटरबियम, सैमेरियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यह सभी धनायन अम्लीय माध्यम में परबल अपचायक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो +2 में होता है वो जाना +3 में चाहेगा, और +3 में कब जाएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एक और इलेक्ट्रॉन त्याग। एक और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगर इनका ऑक्सीकरण हो रहा है तो काम किसका करेगा? अपचायक का। तो ये हमारे क्या होंगे बेटा? अपचायक होंगे। इनके अपचायक क्षमता का क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा अपचायक हमारा सैमेरियम होता है। किससे? यटरबियम से। और यटरबियम अच्छा अपचायक है यूरोपियम से। तो इनके अपचायक क्षमता का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। SM की अपचायक क्षमता ज्यादा होती है YB से, YB की ज्यादा होती है EU से। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं बात करूं तो सीरियम, प्रेसियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। खासकर आपको सीरियम का पता हो, प्रेसियोडायमियम का पता हो, इसका पता हो, ठीक है। ये भी हमारे पास टर्बियम जो है +4 ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह आयन प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों प्रबल ऑक्सीकारक? क्योंकि भाई जब सीरियम +4 में है तो ये जाना किस में चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा। और +3 में कब जाएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जाना +3 में जाएगा कि सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब ये +3 में जाएगा तो इसका होगा अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो काम किसका करता है? ऑक्सीकारक का। तो ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीकारक होंगे। अच्छा, अच्छे ऑक्सीकारक तथा शीघ्रता से +3 अवस्था में अपचयित हो जाते हैं। मैंने बताया ना आपको। तो ये सारे के सारे क्या है? गुड ऑक्सीडाइजर है। क्लियर है बात? हमेशा याद रखना बेटा, जो +4 में वो अच्छे ऑक्सीकारक है, जो +2 में वो अच्छे अपचायक है, क्योंकि +2 वाला +3 में जाना चाहेगा, +4 वाला +3 में आना चाहेगा। राइट। कलर, 7वां पॉइंट, रंग। देखो बेटा क्या होता है, रंग किस वजह शो करते हैं? मैंने आपको बताया था जब DD संक्रमण पढ़ाया था कि DD संक्रमण में क्या होता है कि हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल से लिगैंड की उपस्थिति के कारण स्प्लिट हो जाते हैं,
तो लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाता है और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है जो कलर के फॉर्म में हमें दिखती है। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो रंग शो करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या शो करता है? कलर शो करता है बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? यहां पर डी संक्रमण होता है, यहाँ एफ संक्रमण होता है। एफ लो एनर्जी लेवल से एफ में हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और जब वापस आएगा तो एक एनर्जी को इमिट करेगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह कि वही कलर शो करेगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि इनकी एफ इनकम्प्लीट होती है तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस कारण ये कलर शो करते हैं। लेकिन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो कलर शो नहीं करेगा। जैसे कौन नहीं शो करेगा, मैं यहीं पे बता दूं भाई, लैंथेनम ट्राई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 4f 0 है, 5d 0 है, 6s2 0 है। कौन नहीं करेगा? ल्यूटीशियम Lu ट्राई पॉजिटिव, 4f 0 है, सॉरी 14, 4f 14 कंप्लीट है, 5d 0 है, 6s 0 है, कंप्लीट है बेटा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यह टर्बियम डाई पॉजिटिव नहीं करेगा, तो ये हमारे कलर शो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो हमारे पास डी है वो कंप्लीट है और कंप्लीट होने की वजह से कलर शो नहीं करते। तो ध्यान सुनना, अधिकांश त्रिसंयोजक की बात करें तो इसे हटा दो। अधिकांश त्रिसंयोजक लैंथेनॉइड अपनी ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग इनमें अयुग्मित एफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। La ट्राई पॉजिटिव तथा Lu ट्राई पॉजिटिव आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं होता, ये कलर नहीं होगा, ये कलर नहीं होगा, जबकि शेष लैंथेनॉइड रंगीन होते हैं। ये कलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। चुंबकीय गुण की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है चुंबकीय गुण, इनमें भी चुंबकीय गुण कौन शो करता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके अंदर चुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हो सीरियम 4 पॉजिटिव, Ln ट्राई पॉजिटिव, भाई एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, Lu ट्राई पॉजिटिव, Yb डाई पॉजिटिव, तो इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होने के कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा चुंबकीय गुण के बारे में देख सकते हो, कहा है लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें F इलेक्ट्रॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इनका चुंबकीय गुण बढ़ता जाता है। सीरियम 4 पॉजिटिव, La ट्राई पॉजिटिव, Yb डाई पॉजिटिव, Lu ट्राई पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। किसी का भी जो चुंबकीय लक्षण है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, वो आपको फॉर्मूला पता ही है बेटा, म्यू से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है? अंडर रूट Nn+2 बोहर मैग्नेटो। जहां n क्या है बेटा? जहां n क्या है? n है हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या है हमारी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस बेसिस पर आप n का मान रखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखो और आप क्या निकाल सकते हो? उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हम बात करें इसकी क्रियाशीलता की 9 विशेषताओं में, नोवा पॉइंट। हम बात करें लैंथेनॉइड की क्रियाशीलता की, तो आप देख सकते हो इस श्रेणी के जो आरंभ वाले सदस्य हैं अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। मैंने बताया था आपको। तो जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम पे ट्राई पॉजिटिव होता है, तो ऐसे मेरे पास Ln पर भी ट्राई पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन से क्रिया बेटा, तो अगर मैं लैंथेनॉइड की ऑक्सीजन से क्रिया करूं तो लैंथेनॉइड पे होगा ट्राई पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है डाई नेगेटिव। तो जब फॉर्मूला बनता है तो इसकी वैलेंसी नीचे, इसकी वैलेंसी नीचे, Ln पे 2 जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 है और ऑक्सीजन पे 3 जाएगा, तो इसको बोलते हैं Ln2O3। इसका नाम क्या है? लैंथेनॉइड ऑक्साइड। लैंथेनॉइड ऑक्साइड क्या नाम होगा बेटा? लैंथेनॉइड ऑक्साइड। तो अगर मैं लैंथेनम की क्रिया
ऑक्सीजन से कराऊं तो प्रोडक्शन किसका होगा, लैंथेनॉइड ऑक्साइड का होगा। सेम अगर जल से क्रिया हम कराएं तो याद रखना लैंथेनॉइड की जल से क्रिया करके लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे भाई, वाटर से जब हम ब्रेक करेंगे तो लैंथेनॉइड ट्राई पॉजिटिव में आएगा, वाटर H+ और OH- में टूटता है। ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H में कन्वर्ट होगा और ऐसे 2H मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2 बाहर करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। OH- इससे जुड़ेगा और कितने OH- चाहिए, 3, तो प्रोडक्शन किसका करेगा भाई, LnOH का होल थ्राइस, LnOH का होल थ्राइस प्लस क्या बाहर 3H2 बाहर। तो बैलेंस कर सकते हैं हम कि हमारे पास अगर मैं लैंथेनॉइड की क्रिया लैंथेनॉइड वाटर से कराएं जल से कराएं तो क्या बनेगा, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर H+ OH- में टूटता है, लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H में कन्वर्ट होगा, ऐसे 2H मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2 बाहर करेंगे। Ln ट्राई पॉजिटिव किससे मिलेगा, OH- से, कितने OH- चाहिए, 3, क्योंकि 3+ है तो LnOH का होल थ्राइस बनेगा। बैलेंस कर लेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, सल्फर से क्रिया बेटा, सल्फर पे डाइनेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं लैंथेनम की क्रिया सल्फर से कराऊं तो लैंथेनाइड सल्फाइड बनेगा, इसकी यहाँ ऑक्सीजन के समान, तो ये क्या बनेगा बेटा, लैंथेनॉइड, लैंथेनाइड सल्फाइड, लैंथेनाइड सल्फाइड। तो जब मैं हमारे पास रिएक्शन कराता हूं किससे बेटा, किससे क्रिया कराता हूं, लैंथेनाइड की सल्फर से, लैंथेनाइड की सल्फर से क्रिया कराते हैं तो लैंथेनाइड सल्फाइड बनता है। कार्बन से क्रिया लैंथेनाइड कार्बाइड बनेगा, लैंथेनाइड कार्बाइड, लैंथेनाइड कार्बाइड। आसान रिएक्शन है बेटा, कर लोगे आप इसको। तो जब मैं लैंथेनाइड की कार्बन से क्रिया कराता हूं तो प्रोडक्शन किसका होता है, लैंथेनाइड कार्बाइड का होता है। नाइट्रोजन से क्रिया, सेम नाइट्रोजन पे ट्राई नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, लैंथेनम पे ट्राई पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3+3- को न्यूट्रल करेगा और प्रोडक्शन किसका होगा, Ln का। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड नाइट्राइड, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड नाइट्राइड। तो प्रोडक्शन किसका होता है बेटा, नाइट्राइड। तो प्रोडक्शन किसका होता है, लैंथेनाइड नाइट्राइड का होता है कि जब मैं लैंथेनम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करता हूं तो फिर लैंथेनाइड नाइट्राइड बनता है, राइट। हैलोजन से क्रिया सेम, हैलोजन पे नेगेटिव होता है और लैंथेनम पे ट्राई पॉजिटिव होगा तो लैंथेनाइड हैलोजन बनेगा, लैंथेनाइड हैलोजन, लैंथेनाइड हैलाइड, सॉरी लैंथेनाइड हैलाइड बनेगा, लैंथेनाइड हैलाइड। अगर मैं क्लोरीन लूंगा तो लैंथेनाइड क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लूंगा तो लैंथेनाइड ब्रोमाइड, जो भी आप लोगे अगर मैं इसके साथ हीट करूं। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो उनकी रिएक्शंस। अब हमारे पास लैंथेनॉइड के उपयोग हैं, उपयोग देख सकते हो बेटा। लैंथेनॉइड के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम सल्फेट को प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा बेटा, नियोडीमियम जैसे लैंथेनॉइड का उपयोग, यानी कि जो एनडी है, अत्यधिक शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में होता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है वो बनाने में हमारे पास नियोडाइमियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा, लेड एलईडी लाइट जो होती है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं, जो टीवी वगैरह के अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं, एलईडी लाइट यूज करते हैं, उनके उपयोग में इसका यूज किया जाता है। चौथा बेटा, नियोडीमियम और प्रोजियोडाइमियम के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है बेटा। चौथा उपयोग, पांचवा उपयोग देख सकते हो, उत्प्रेरक के रूप में लैंथेनॉइड का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें थी हमारे पास। आज हमने लैंथेनॉइड को कवर किया, अगले लेक्चर में हम एक्टिनॉइड कवर करेंगे और ये चैप्टर खत्म। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।